नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो बहुत दर्दनाक है, लेकिन दर्दनाक होने के साथ साथ इस मामले की तफ्तीश वो बहुत शानदार है। पुलिस कितने जतन से गुनहगार तक पहुंचती है, कई बार पुलिस कितने पापड़ बेलती है, आज इस वाकये को सुनकर आपको वो पता चलेगा। हालांकि मेरी ये जो पेशकश होती है उसमें आमतौर पर मैं ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जिसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बारीकियाँ होती हैं, लेकिन आज की कहानी भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये घटना है 28 अप्रैल 2022 की, यानी तकरीबन 2 साल पुरानी घटना, और जगह है बेंगलुरु। सुबह के 8:30 पौने 9 बज रहे थे और एक लड़की जिसकी उम्र 24 साल की है, बहुत ही टैलेंटेड, होशियार, पढ़ी लिखी, उसे नई नई नौकरी मिली थी। वो अपने जॉब पर यानी अपने काम को अटेंड करने के लिए जा रही थी। तो जिस बिल्डिंग में वो काम करती थी उसके फर्स्ट फ्लोर पर अभी वो पहुंची ही थी कि पीछे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसके सिर के ऊपर कोई लिक्विड चीज़ डाल दी। ये लिक्विड चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। यानी एक ऐसी चीज़ जो किसी इंसान के शरीर पर पड़ जाए तो इंसान की शामत आ जाए, बस ज़िंदगी बच जाए, यही गनीमत है। कुल मिलाकर ये एक एसिड अटैक का बहुत ही दर्दनाक मामला था। और जैसे ही वो सल्फ्यूरिक एसिड इस लड़की के ऊपर पड़ी, वो लड़की दर्द के मारे छटपटाने लगी और भागने लगी इधर उधर। जब तक वो शोर मचाती, जब तक लोग उसकी मदद के लिए आते, सुबह सुबह का वक्त था, वो शख्स जो अपने साथ बॉटल में ये एसिड लेकर आया था वो वहाँ मौके से फरार हो गया। इस लड़की के हाथ जल चुके थे, पैर जल चुके थे, सीना जल चुका था, सिर बुरी तरह जला हुआ था, और पीठ का जो हिस्सा है, क्योंकि पीछे से अटैक हुआ तो पीठ का जो हिस्सा है वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था, जल चुका था। आनन फानन में उसकी चीख सुनकर लोग मौके पर आए, उसकी मदद करने के लिए उसे उठाया, फौरन पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में भी जो है इस तरह का केस देखकर भगदड़ के हालात पैदा हो गए। डॉक्टर्स जो कैजुअल्टी में थे उन्होंने तो अटेंड किया ही, स्पेशल डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, सीनियर्स को बुलाया गया, ताकि इस लड़की को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए और उस डैमेज को कम से कम उसका इम्पैक्ट हो, इसकी कोशिश की जाए। ऑब्जर्वेशन पे रखा गया, दवाइयों की शुरुआत हो गई, और एकाएक चंद मिनटों के अंदर एक लड़की जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था, उसकी ज़िंदगी एकाएक चंद मिनटों के अंदर बदल गई सिर्फ एक सिरफिरे की इस अजीबोगरीब घिनौनी करतूत की वजह से। ये जो लड़की थी इसने कई सारे बैंकिंग के एग्जामिनेशंस दिए थे और एक एस्पिरेंट थी अच्छी नौकरी के लिए। इसके अलावा उसने एमकॉम की पढ़ाई की थी, और जितनी वो होशियार थी और जितनी शिद्दत से अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही थी, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। घर वाले भी ये बात जानते थे। और ये लड़की बेंगलुरु में अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और नौकरी भी कर रही थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, पूरा परिवार अभी उस तैयारी में लगा हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे घर में एक लड़की के ऊपर इस तरह का भयानक हमला हो तो क्या माहौल हो गया होगा। वो पूरा परिवार जो है वो गम में डूब गया। इस बीच पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी। जाहिर है इतनी जघन्य घटना थी तो पुलिस को आना ही था। पुलिस आई और पुलिस ने इस मामले की जो इकलौती चश्मदीद है उससे पूछताछ करने का फैसला किया, यानी विक्टिम लड़की से। विक्टिम लड़की की हालत बहुत अच्छी तो थी नहीं, बता पाने में, बात करने में उसे बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी जब पुलिस पहुंची तो लड़की ने गजब का साहस दिखाया और उसने पूछताछ के पहले चंद मिनटों में ही अटैकर का नाम लिया। उस अटैकर का नाम था नागेश बाबू। नागेश बाबू की उम्र तकरीबन 28-30 साल की थी। नागेश बाबू का नाम उसने छूटते ही लिया और बताया कि ये लड़का जो है वो उसके घर के पास में ही रहता है, यानी दूसरे हिस्से में, उसी के बिल्डिंग में, और वो पिछले 7 सालों से उसे स्टॉक कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। पुलिस वालों ने और पूछताछ की कि भाई
थोड़ा अगर और बताओ, तो उसने बताया कि मेरे घर के लोगों को सारी बातें पता है, बाकी बातें आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली लड़की जिस तरह के कंडीशन में थी, पुलिस ने कहा कि ठीक है, इस मतलब बाकी पूछताछ घर वालों से भी होगी। उसके बाद पुलिस ने इस लड़की के जो गार्जियन थे, यानी उसका चाचा जिसके साथ वो रहती थी, उससे पुलिस ने पूछताछ की। तो उनके लड़की के चाचा का ये कहना था कि नागेश बाबू उन्हीं का किराएदार है, यानी उनका जो मकान है उसी के एक हिस्से में नागेश बाबू किराए पर रहता है और वो एक गारमेंट फैक्ट्री चलाता है। ये लड़का, उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी ने हमें ये बताया था कि ये लड़का उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली लड़कियां पहले जो है वो इतना खुलकर नहीं बोलती हैं। उनको भी लगता है कि जितना हो सके प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जाए। कई बार लड़कियों को ये भी लगता है कि कहीं अगर मैं शिकायत करूं तो बदनामी ना हो। कई बार ये भी लगता है कि कहीं घर वाले ही कोई पाबंदी न लगा दें। हालांकि इस मामले में लड़की ने अपने चाचा को इस नागेश बाबू के एडवांसमेंट के बारे में बताया था कि किस तरह से वो पीछा कर रहा है और परेशान करता है। तो और बताया कब था, जब इस लड़के ने एक तरह से देखा जाए तो सारी हदें पार कर दी थी। 28 अप्रैल को ये घटना हुई थी और 27 अप्रैल को, यानी ठीक एक रोज़ पहले, इस नागेश बाबू ने उस लड़की पर कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाया था कि वो उससे शादी कर ले और उसे जो है इंटिमिडेट कर रहा था, डरा धमका रहा था, परेशान ज़्यादा कर रहा था। एक रोज़ पहले जब ये घटना हुई तो उसी रोज़ उसने अपने चाचा को ये बात बताई। चाचा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने और नाते रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताया, परिवार में मशवरा हुआ और ये तय हुआ कि इसको फ़ौरन, इस लड़के को जो किराए पर है, उसे निकालो यहाँ से। तो उसी रोज़ इस लड़की के चाचा ने उस लड़के को अल्टीमेटम दे दिया था कि तुम ये मकान छोड़ दो और हम तुम्हें यहाँ एंटरटेन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली डांटा फटकारा भी होगा। तो ये घटना थी एक रोज़ पहले की और उसके अगले ही दिन नागेश ने इस तरह की हरकत कर दी, ये हमला कर दिया। अब ये घटना तो हो गई, पुलिस को नागेश का नाम भी पता चल गया, पीछे की कहानी भी पता चल गई कि वो लड़का किस तरह से परेशान कर रहा था। अब पुलिस को नागेश तक पहुंचना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि नागेश जो है वो जिस कमरे में रहता था उसमें ताला वाला लगाकर फरार हो चुका था। कोई भी इस तरह की हरकत करे तो जाहिर है वो पुलिस से भागने की ही कोशिश करेगा। वो फरार हो चुका था। अब पुलिस ने उसको मोबाइल फ़ोन के सहारे ढूंढने की कोशिश शुरू की तो पता चला कि उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। नागेश के बारे में इस लड़की ने कंप्लेन तो की, पुलिस को जानकारी तो दी, पुलिस अपनी तरफ से भी तस्दीक करना चाहती थी। तो पुलिस ने उस बिल्डिंग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन किया और उसमें ये लड़का पुलिस को दिख रहा था, नज़र आ रहा था। यानी लड़की ने जिसका नाम लिया था नागेश का, वो नाम उसने बिल्कुल सही लिया था और उस लड़के को सीसीटीवी कैमरे में देखकर दूसरे लोगों ने भी पहचाना कि हाँ, ये नागेश ही है। तो एक तरह से ये एक ओपन एंड शट केस था जिसमें लड़की के हमलावर की पहचान पहली ही घड़ी से क्लियर थी और सबको पता चल चुकी थी। अब ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द उस शख्स को, उस लड़के को गिरफ्तार करना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लड़का गायब हो चुका था। और ऐसी जो घटनाएं हैं उसमें पब्लिक आउटरेज बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि किसी भी इनोसेंट आदमी को अगर कोई इस तरह से सताए, इतनी दरिंदगी से पेश आए, तो गुस्सा लोगों का उबलना लाजमी है। पूरे कर्नाटक में भूचाल आ चुका था, लोग बेहद नाराज़ थे। यहाँ तक कि नेशनल मीडिया में भी ये खबरें जो है वो बढ़ चढ़कर चल रही थी एसिड अटैक की। एसिड अटैक पर बहुत बातें होती रही हैं, आप सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे बहुत ही जघन्य अपराध माना है और दोषियों को कड़ी सज़ा की वकालत भी की है। तो इस मामले में अब नागेश को पकड़ने का प्रेशर पुलिस पर बहुत ज़्यादा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि नागेश का कोई पता ठिकाना पुलिस को नहीं मिल पा रहा था, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। अब पुलिस ने क्या किया, कम से कम 200 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई और उन पुलिसकर्मियों को नागेश के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी जो भी पुलिस के पास थी वो दी गई और कहा गया कि आप इनको लोकेट करने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द इसे पकड़िए। नागेश की कई तस्वीरें पुलिस ने अवेल की, हासिल की और उसके बाद उसके अलग अलग पोस्टर्स बनाए गए, अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ बनाए गए। किसी में फ्रेंच कट दाढ़ी रखने से वो कैसा दिखेगा, सिर में बाल नहीं होंगे तो कैसा दिखेगा, और पूरी तरह दाढ़ी रखे तो कैसा दिखेगा, क्लीन शेव्ड हो तो कैसा दिखेगा। तो वो जो अलग अलग रूप या हुलिया कोई इंसान अपना बदन बना सकता है, वो सारे कॉम्बिनेशन करके उसके अलग अलग पोस्टर्स बनाए गए और सैकड़ों बल्कि हज़ारों पोस्टर जो है पूरे कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर लगाए गए। इस बीच पुलिस ने जब उसके मोबाइल फ़ोन की जांच की तो पुलिस को यह पता चला कि उसका मोबाइल फ़ोन आखिरी बार कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर के पास बंद हुआ था और आखिरी बार
उसने एक पर्टिकुलर नंबर पे बात भी की थी। पुलिस ने ये तय किया कि वो उस नंबर के बारे में पता करेगी कि आदमी कौन है और इस लड़के ने उससे क्या बात की। तो पुलिस ने जब उस नंबर पे जिससे आखिरी बार बात हुई थी उस नंबर पे पता किया तो पता चला कि वो आदमी इस नागेश का भाई है। और उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि नागेश ने उससे फ़ोन पर बातचीत करके अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूला था, बताया था कि उसने एक लड़की के ऊपर इस तरह से तेज़ाब डाल दिया है। और इसके बाद उसने कहा कि अब मैं अपने बारे में और बता नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। इसके बाद उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो ये आखिरी जानकारी उसके बारे में पुलिस को मिली थी और इसी से पुलिस को ये भी पता चला कि हो सकता है कि ये नागेश जो है वो कहीं तमिलनाडु में हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं वो कहाँ होगा। तो ऐसे में पुलिस ने जितने भी साउदर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे स्टेट्स की पुलिस को कांटेक्ट किया और जो भी पोस्टर्स नागेश के छपवाए थे, और वो उसकी एक टर्मिनोलॉजी है उर्दू में, उसको कहते हैं इश्तेहारे शोरे गोगा, तो वांटेड इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, तो वो इश्तेहारे शोरे गोगा छपवाया गया और वो सारे जो है दूसरे स्टेट्स के पुलिस को भी बांटे गए और उनसे कहा गया कि आप मदद कीजिए इसको पकड़ने में। दूसरे स्टेट्स की पुलिस भी लग गई। इस बीच ये भी पता चला कि नागेश ने ये जो हमला किया था, गारमेंट फैक्ट्री का वो ओनर था, लेकिन इस हमले से पहले वो गारमेंट फैक्ट्री की जो मशीनरी है वो भी बेच चुका था। यानी देखा जाए तो वो इस हमले की तैयारी पहले से ही कर रहा था। 27 तारीख को उसका जो प्रपोज़ल है, एक जिसे कहेंगे ना कि रूड प्रपोज़ल, उस प्रपोज़ल को इस लड़की ने ठुकराया बेशक, लेकिन उसके माइंड में ये बात पहले से थी कि अगर लड़की ने ठुकरा दिया तो मैं हद से गुजर जाऊंगा। इसी वजह से वो मशीनरी वगैरह भी बेच चुका था। तो वहाँ उस फैक्ट्री में उसके लौटने की भी कोई गुंजाइश या संभावना नहीं थी। और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस अब अंधेरे में तीर मार रही थी, उसके पास नागेश का कोई सुराग या क्लू नहीं था। बेंगलुरु की पुलिस काफ़ी परेशान थी। ये घटना, जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रैल महीने की थी और अगले महीने 13 मई को इस मामले में एक बहुत क्रूशियल मोड़ आया। 13 मई को तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई ज़िले से एक एनोनिमस कॉल बेंगलुरु पुलिस के पास आया और उस फ़ोन करने वाले शख्स ने पुलिस को ये बताया कि वो तिरुवन्नामलाई ज़िले में ही एक आश्रम में रहता है और उस आश्रम में एक सन्यासी ऐसा है जिसका हुलिया नागेश बाबू से मिलता जुलता है। अब नागेश बाबू से मिलता जुलता हुलिया जब पुलिस को पता चला तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आश्रम में जाकर छुप गया हो। आपने पहले भी सुना होगा कि जो चोर बदमाश होते हैं वो कई बार पुलिस से बचने के लिए साधु संतों का भेष बना लेते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो दाढ़ी मूंछ बढ़ गई, आपने अपना पूरा अपीयरेंस चेंज कर लिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया से आप कट गए। दूसरा ये कि खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाता है, लोग जो है वो दान दक्षिणा देना शुरू कर देते हैं, तो डबल फ़ायदा होता है। तो पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कॉल आया है वो बिल्कुल सही हो। पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगले ही दिन यानी 13 मई को बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उस आश्रम में पहुंच गई जिस आश्रम के बारे में ये बताया गया था कि यहाँ नागेश बाबू से मिलता जुलता एक सन्यासी है। बेंगलुरु पुलिस की जो टीम पहुंची वो पुलिस के लिबास में नहीं पहुंची, बल्कि उस आश्रम में जो भी मंदिर है, मठ है, वहाँ पर माथा टेकने के लिए भक्तजन बनकर पुलिस वाले पहुँचे, भक्तजनों के वेश में पहुँचे और उन्होंने जाकर पता किया इस सन्यासी के बारे में चुपके से बाकी लोगों से पूछताछ करके। तो जब सन्यासी के बारे में पूछताछ की तो ये भी पता चला कि ये सन्यासी कोई बहुत पुराना नहीं है, बल्कि मुश्किल से 20-25 दिन पहले, या समझ लीजिए जब वो घटना हुई थी 28 अप्रैल को, उसके कुछ दिन बाद, बल्कि 20-25 दिन भी नहीं, मैंने 1 महीना भी पहले गलत बोला, बहुत कम गैप है। 28 अप्रैल की वो बात है और ये 13 मई, तो 12-13 दिन, मतलब मैक्सिमम 14-15 दिन कहें, तो इतने ही दिन पहले जो है ये सन्यासी इस आश्रम में आया है, इस बात की भी जानकारी भक्त बनकर वहाँ पहुँचे पुलिस वालों को मिल गई। अब जब पुलिस वालों को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने देर नहीं की, उस सन्यासी को बुला लिया कि आओ तुमसे पूछताछ होगी। अब जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, पुलिस वाले अपनी पर आए तो सच्चाई सामने आ गई। ये नागेश ही था जिसने एक लड़की को तेज़ाब से नहला दिया था। नागेश से अब पूछताछ शुरू हुई, उसने माना कि उसने ये जुर्म किया है। अब पुलिस ने कहा कि भाई यहाँ कैसे पहुँचे, तो उसने बताया कि इस घटना को करने के बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सीधे इस आश्रम में आया और उसने एक चांस लिया। उसने आश्रम के जो मठाधीश हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो सांसारिक जीवन छोड़कर लोगों की सेवा करना चाहता है, आश्रम में सन्यासी बनकर रहना चाहता है। और जो मठ के अधिपति हैं उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। आश्रम में उसको खाना पीना
मुफ्त में मिलने लगा, रहने का इंतज़ाम हो गया। आश्रम के लोगों ने गलती ये की कि ये वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि ये आदमी एक्चुअली है कौन, जबकि वो इतना ख़तरनाक जुर्म करके बेंगलुरु से भागा था। तो खैर, आश्रम के लोग मिले हुए तो नहीं थे, जानबूझकर उन्होंने नहीं किया, उनकी लापरवाही ज़रूर थी, तो उनको भी पुलिस ने जाहिर सी बात है डांट तो पिलाई ही होगी। लेकिन इसके साथ ही नागेश बाबू को पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको बेंगलुरु लाया गया। इस बीच ये जो लड़की है, ये तो खैर इसके बाद भी उसका इलाज काफ़ी दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक, और उसकी मल्टीपल सर्जरी हुई। अच्छी बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने उसकी इस सर्जरी का और इलाज का पूरा खर्चा उठाया और उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी भी दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की, जो भी सबूत पुलिस को मिले थे, गवाह पुलिस को मिले थे, 92 गवाह इस मामले में पुलिस के पास थे और पुलिस ने 770 पेज की चार्जशीट तैयार की और इस मामले में चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी। नागेश बाबू खुद को इनोसेंट बताता रहा, उसने दलील दी कि वो खुद बीमार है, उसको गैंग्रीन हो गया है, तो उसे जो है इस मामले में ज़मानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया और उसे ज़मानत नहीं दी। अभी भी नागेश बाबू जेल में ही है और वो जो लड़की है उसने बेशक बड़ी तकलीफ़ें झेली, लेकिन अब वो एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी जी रही है, सरकारी नौकरी पर है और उसका भविष्य आने वाले दिनों में भी और उज्जवल है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस की शानदार तफ्तीश का एक नमूना था। मुझे लगा कि आप लोगों से ये कहानी मुझे शेयर करनी चाहिए। एक स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बीते रोज़ सुनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक मौका वारदात पर खून से सनी एक टी शर्ट पड़ी थी, जिस टी शर्ट से पुलिस उसके कातिलों तक पहुंची। तो बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को अप्रिशिएट किया है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जिनका ये कहना था कि वो स्टोरी पहले शम्स सर ने इसी प्लेटफॉर्म पर क्राइम तक पर सुना दी है, तो इसीलिए वो स्टोरी रिपीट हो गई। तो अब इस बात से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, जब आप लोगों ने कहा है तो ज़रूर रिपीट हो गई होगी और मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज़ कुछ नई बातें, नया पर्सपेक्टिव कम से कम आप लोगों को पता चला ही होगा, क्योंकि हर आदमी, बेशक एक ही स्टोरी हो, लेकिन हर आदमी अपने तरीके से उसको आप सबके सामने लेकर आता है। तो मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की रिपीट वाली चीज़ें दोबारा ना हो, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब है, मतलब कई बार हो जाती है चीज़ें। एटी एंटरटेनमेंट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की है। ऑब्वियसली वो हमारे देश के बहुत बड़े और अच्छे नेता थे, उनके प्रति सबके मन में सम्मान है। क्राइम तक की तरफ से, आप सबकी तरफ से उनके लिए मैं भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। गियर शिफ्टर एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिवम ध्रुव एक हमारे दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से, वो रेगुलर कमेंट करते हैं। प्रदीप भाम्बू जी, सौरभ सौरभ ने भी कमेंट किया है। सुप्रतिम जी, क्या 37 के एज में आपके और शम्स सर की तरह क्राइम रिपोर्टर बना जा सकता है? शुरुआत कभी भी की जा सकती है, ये इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ। मीरा बरुआ ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि एंटरटेन करना है, एंट्री करना है। एनीवे, देखिए क्या है, मैंने शायद कल ये कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो लोगों को एंटरटेन करते हैं और उनकी एंट्री करते हैं। देखिए, एंट्री तो एक प्रक्रिया है। एंटरटेन करना मतलब हमेशा मनोरंजन करना नहीं होता। एंटरटेन करना मतलब किसी को वक्त देना, उसकी सुनवाई करना भी होता है। अलग व्यक्ति पर अलग तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो कई बार शब्दों के सिर्फ शब्दार्थ होते हैं, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग होती है। कई बार उसके पीछे छिपे हुए कुछ और मीनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं भावार्थ। तो एंटरटेन मतलब मनोरंजन मेरा मतलब नहीं था। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग फिर से करेक्ट कर सकते हैं। निवेदिता गुप्ता ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। वो रेगुलर कमेंट करती हैं और उन्होंने ये बताया है कि वो उनका जन्म उसी चार बंगलो एरिया में ही हुआ है, मुंबई में, जहां पर ये घटना हुई थी। खान सर फैन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक हीरा, मधुर मिश्रा, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। अमीरुल हसन, लकी सिंह, डॉक्टर निक्स खंडे, नहीं कनाडे, आई एम सॉरी, इन्होंने भी कमेंट किया और इन्होंने, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इन्होंने मुझे ये कहा कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं उनसे कांटेक्ट करूं। सो नाइस ऑफ यू। मैंने इनको पर्सनली भी आंसर दिया है, क्योंकि आज के ज़माने में मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका कॉस्ट, और जो दुनिया मतलब जितनी जालिम है, वैसे दौर में अगर कोई डॉक्टर आपको इस तरह का वादा करता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं वाकई ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुरभि स्टार, थैंक्स सुप्रतिम भाई। पीके चंद्रा,
पीटर येन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।